वापस उपस्थित हूँ आप सबके सामने। रविवार के सुबह में मैंने आपको सुबह के कार्यक्रम में इस कुंडली के पहले हिस्से के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ था। आज अब शाम के कार्यक्रम में सुबह वाले कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूँ, जहां लग्न कुंडली का मैंने एक बड़ा सा कार्यक्रम बना रखा है। आप जाकर के उसे जरूर देखिए, आज ही बनाया था। और ये सुबह के बाद शाम में नौमांश कुंडली और दशमांश कुंडली का एक साथ समतुल्यता के साथ अध्ययन कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले एक बात बताऊं, लग्न बना धनु का, जिसके अधिपति यहां 12 नंबर में बैठे, यहां भी वो यहीं बैठ गए। और ठीक आगे एक अन्य क्रूर शुभग्रह, सूर्य पापग्रह नहीं होते, क्रूर होते हैं। लग्न में मंगल और बुध का बैठना, स्वराशि के मंगल और बुध का स्वग्रही होना, स्वराशि ग्रह के साथ बैठने से बुध का बल बढ़ेगा। इसका मतलब है कि दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति का पराक्रम और बढ़ा है, और ये व्यक्ति दाम्पत्य को लेकर के थोड़ा सा लुंज पुंज है शुक्र के कारण। यहाँ पे शनि वृश्चिक राशि में यहाँ बैठे हैं, वहां वो जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि को देख रहे थे। यहाँ कुंभ राशि के बैठे थे स्वग्रही, यहाँ थोड़े से कमजोरीपन के साथ। इस वजह से कई बार पत्नी जो है वो कार्य क्षेत्र में उतनी मजबूती के साथ उपस्थित नहीं होती, वो कई बार घर का ही कारोबार देखते हुए नजर आती हैं। मंगल और बुध का संबंध और सप्तम भाव के अधिपति शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में अपने भाव से 9 घर आगे बैठे हैं, जिसपे राहु की दृष्टि यहाँ भी तुला राशि को पड़ रही थी, यहाँ वो मिथुन राशि के बैठे थे, यहाँ वो राहु शुक्र को देख रहे हैं। पत्नी के पीछे व्यक्ति का खर्च होता भी है, और व्यक्ति पत्नी को बहुत ही सहेज करके संभाल करके उसकी सुरक्षा का घेरा मजबूत रखता है। नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना, लग्न के ठीक पीछे गुरु का बैठना दाम्पत्य के सुख को वर्धित करने वाला और वृद्धि रखने वाला, संतुलित रखने वाला और श्रेष्ठ रखने वाला बना देता है। धन भाव के अधिपति शनि यहाँ पे जाकर के शत्रु के घर में जा रहे हैं, इस वजह से कई बार उतार चढ़ाव से संबंधित समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। लग्नेश वर्गोत्तम, इस वजह से लग्न बली होगा, लग्नेश बली होंगे। पराक्रम भाव के अधिपति भी वही स्थिति है, चतुर्थ भाव के अधिपति भी वही स्थिति है, बढ़िया है। पंचम भाव के अधिपति मंगल बनते हैं, यहाँ के लग्नेश स्वग्रही, यहाँ पे वो शत्रु की राशि में थे, यहाँ वो अपनी राशि में चले गए। इसका मतलब है कि पंचम भाव यहाँ बलवान होगा, और ये अच्छी बात होगी। जरा गौर करिए, पंचम भाव के अधिपति यहाँ पे 11 नंबर की राशि में बैठे, और यहाँ वो 11 नंबर की राशि में बैठे हैं, और नवांश कुंडली में 1 नंबर की राशि में बैठ गए, यानी कि 11, 12, 1, यानी कि कुंभ, मीन, मेष राशि में, और लग्न के अधिपति। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में मंगल भी तेजोमय हैं, तेज से युक्त हैं, पराक्रमी हैं, बलवान बनाएंगे, और व्यक्ति के जीवन में दशा में अच्छा परिणाम करेंगे, क्योंकि यहाँ भी वो मंगल दशमांश कुंडली में भी बुध के साथ बैठे हैं। यहाँ मंगल और बुध का संयोग अद्भुत व्यक्ति को क्रिएटिव और इतना ज्यादा दिमागी बना देगा कि व्यक्ति कभी भी कमजोर ना हो। शनि मंगल का संबंध व्यक्ति को कई क्षेत्रों से, मशीनरी, मशीन, सरकार, भारी मतलब कई तरीके से, अब इसमें तो शनि मंगल के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आ जाते हैं, जहां व्यक्ति को मैं उतनी जानकारी नहीं रखता कि कौन कौन से क्षेत्र बनते हैं। ऐसा नहीं कि शनि मंगल से संबंधित क्षेत्र के बारे में बात करूं, मैं ये कहने का मतलब है, मेरे कहने का ये मतलब है कि व्यक्ति कई सारे क्षेत्रों से हमेशा ही अनुशासित होकर के धन कमाता है, और वो किसी भी क्षेत्र में उसकी कुंडली कर्म क्षेत्र के लिए कमजोर नहीं होती। जहां भी हाथ रख देता है वो वस्तु उसकी अपनी हो जाती है। मंगल और बुध का वहां बैठना जन्म कुंडली में व्यक्ति को इतना ज्यादा बुद्धिमान बना देंगे कि व्यक्ति आसानी से अपनी समस्या को समझ लेता है और उसका निदान भी ढूंढ लेता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, यहाँ पे यश, कीर्ति, मान, सम्मान और व्यक्ति को समाज से लाभ दोनों मिल जाए, तीनों मिल जाए, चारों मिल जाए। संतान का सुख, संतति, यश, कीर्ति, मान, सम्मान आदि वृद्धि करने वाली होती है, क्योंकि यहाँ पे भी केतु बैठे हैं, जिसके अधिपति सूर्य, गौर करिए, जन्म कुंडली में इससे चतुर्थ भाव में बैठे हैं। हालांकि चतुर्थ पंचम भाव के अधिपति का अपने भाव से चतुर्थ घर 4 घर पीछे, लेकिन पंचम भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना अच्छा माना जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। धन भाव के अधिपति का पंचम में जाना, पंचम भाव के अधिपति का धन भाव में जाना श्रेष्ठ कहा जाता है। इसके ठीक आगे शुक्र और ठीक पीछे बुध जैसे शुभ ग्रह। इसका मतलब है कि व्यक्ति जहां तक छोड़ के जाएगा, उससे आगे उसकी संतति उससे भी ज्यादा नाम कमाने वाली हो जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है। प्रेम व्यक्ति का विलक्षण होता है। अब छठे भाव की बात करें तो शुक्र बनते हैं छठवें भाव के अधिपति। यहाँ वो बैठे हैं जन्म कुंडली में मेष राशि के, यहाँ वो बैठे हैं मिथुन राशि के, जिसके अधिपति स्वयं लग्न में बैठ रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति जो होता है वो उतना ज्यादा फोकस होकर के कई बार पर्सनल चीजों में इंटरेक्शन उसका नहीं होता है, वो प्रोफेशनल चीजों में इंटरेक्ट ज्यादा करता है। पर्सनल बिहेवियर उसका थोड़ा कमजोर होता है, बर्ताव, वो उसका ध्यान सिर्फ लोगों का दिल जीतने पे होता है।
कैसे लोगों को अपने आप में बांध करके रखना है, इसका दिमाग इस क्षेत्र पे ज्यादा जाता है। ये काम शुक्र ज्यादा करवाते हैं। उसके बाद सप्तम भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति बुध यहाँ जन्म कुंडली में कुंभ के बैठे, यहाँ वो स्वग्रही ग्रह के साथ बैठे हैं, इस वजह से बुध का बल यहाँ बढ़ेगा। धन भाव के अधिपति जिस तरीके से अपना बल बढ़ा रहे थे और कमजोर कर रहे थे, आपने समझा कि कमजोरी में जा रहे थे, वहीं पे यहाँ पे बुध का बल बढ़ेगा, क्योंकि वो जिस भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं उस भाव के अधिपति वहीं बैठे हैं, और लग्नेश के साथ बुध के बढ़ जाने से, यहाँ पे दशम भाव के अधिपति के साथ मंगल के बैठ जाने से, मंगल और बुध की दशा व्यक्ति के जीवन को संतुलन पैदा करने वाली, संतुलित और उसके व्यापार को वृद्धि में रखने वाली। जैसे शनि में बुध अभी भी चल रहे हैं 23 तक, उसके बाद फिर केतु अनुभव देंगे, उसके बाद शनि में शुक्र आ जाएंगे जो व्यक्ति को यश कीर्ति देंगे थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ, पर फिर शनि में सूर्य स्थापित करेंगे, सूर्य के बाद चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में धनदायक और कई प्रकार से अतुलनीय धन का लाभ यहां भी मिल जाता है। वृद्ध हैं, मृतप्राय होंगे तो थोड़े कमजोर हो सकते हैं, इस वजह से इनकी आराधना जरूर ही कर लेना चाहिए। मंगल, शनि में मंगल 2030 से 31 तक व्यक्ति शतायु होता है। धन भाव के अधिपति या चंद्रमा जन्म कुंडली में देखिए जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति शनि जन्म कुंडली में उस भाव से केंद्र में है, अष्टम में बैठा है और जन्म कुंडली में मंगल से दृष्ट है जो कि यहीं के अधिपति है। इसका मतलब ये होता है कि लग्नेश की दृष्टि लाभ भाव के अधिपति पे पड़े तो कई प्रकार से लाभ। हालांकि अगर मैं इसको और भी थोड़ा और भी समराइज करूं या क्लियर करूं तो ये जो स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं कुछ लाभ देने के कारण कुछ हानि के संकेत भी देते हैं। इस वजह से शनि में जब राहु आएंगे 2031 के जुलाई में, उस समय सावधान होना पड़ेगा, और एक वक्त जो आएगा 2027 का नवंबर, उस समय भी थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। ये दो स्थितियां बिल्कुल ही सजग होकर के, संतुलित होकर के, जल्दबाजी में निर्णय न लेकर के, धन को देने के मामले में, लेने के मामले में, अपने कागजी कार्रवाई के मामले में, इनकम टैक्स के मामले में किसी भी तरीके से आपको कभी भी कोई भी नुकसान की स्थिति न बने, इसका ख्याल रखना चाहिए। क्लियर है? ये आपकी कुंडली की नवांश चैप्टर की बात थी। नवांश के बाद दशमांश में गुरु का लग्न को देखना या गुरु का भाग्य भाव में बैठना, ये इतना ही बहुत होता है। राहु का 12 में बैठना, हालांकि नीच के हैं, जिसके अधिपति दशम में बैठे हैं, व्यक्ति का कार्य क्षेत्र विदेशों से और दूर दूर तक के संबंधों के साथ होता है और उसको उस पर काम करना भी चाहिए। अब एक बात आपकी कुंडली में होरा कुंडली पर चर्चा करूंगा। तो होरा कुंडली के आधार पर शनि की दशा माइलस्टोन साबित हो सकती है, आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करने की बारी है, रुकने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की दशा, शनि में गुरु हो, गुरु में शनि हो, शनि के बाद या शनि से पहले आपने गुरु को भोगा है तो गुरु की दशा भी आपके लिए लाभदायक रही, शनि की दशा भी लाभदायक रहेगी। इसके बाद आपकी कुंडली में बुध की जो बारी होगी वो तो खैर बात की बात है, परंतु मैं फिर भी अभी शनि की दशा में अपने आप को और भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पे बल दूंगा। और निस्संदेह वो पराक्रम भाव में बैठे हैं, स्वग्रही हैं और राहु का बल है उनके पास, उनकी उच्च दृष्टि, उच्च राशि यहां बनी है जहां से वो त्रिकोण में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। थोड़ी बहुत कमजोरी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का पत्नी के साथ आ सकता है या व्यक्ति की खुद के भी गैस्ट्रिक पेशेंट के होने के संभावनाओं से देख रहा हूं। आपको हमेशा ही योग और प्राणायाम पे भी विचार करते रहना चाहिए, उस पर जरूर ही अपने जीवन में उसको स्थान देने की आवश्यकता है। अल्टीमेटली अगर बता दूं तो आपकी कुंडली में संतान सुखदायक है। अल्टीमेटली अगर बता दूं तो आपकी कुंडली में जो स्थिति देख रहा हूं उसमें भूमि, भवन, वाहन आदि आदि चीजों का सुख बहुत भरपूर है और कभी भी उसमें किसी भी तरीके का कोई लोचा नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आपके भाग्य का बल रहेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में उपासना वगैरह का बल आपके पास थोड़ा कम है और कई बार व्यक्ति को जो है वह है उम्र के हिसाब से 42वें के बाद या 52वें के बाद व्यक्ति कई तरह से लाभ अर्जित करता है। ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं वहां पे अगर और भी थोड़े से नजदीक से आकर के इस कुंडली को समझूं तो हमेशा ही आपकी कुंडली में बुध आपको व्यवसायिक सोच देते रहेंगे। शनि आपके जो है वो कभी कभी आपके क्रेडिट में कमजोरी दे सकते हैं, उनका सामान्य सा नेचर रहेगा। गुरु राहु के साथ है, कभी कभी व्यापार को लेकर के द्वंद्व की स्थिति बनेगी, उसको भी कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में आपके पास ऊर्जा, आपके पास धन, आपके पास श्रेष्ठ लोगों का संग, आपके व्यापार से आपका लाभ, ये कभी भी कम नहीं होने वाला है, इसकी गारंटी है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आपके जीवन भर आपके भाग्य का लाभ आपको मिलता रहेगा, इसकी भी गारंटी है। मतलब आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके संग है और उस पर आपको डरने के और संकोच के बारे में कभी भी विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुपचाप आगे बढ़ते जाइए। मैंने बहुत सारे चार्ट देखे, षड्वर्गों का अध्ययन किया, इस आधार पर आपको ये बात कहता हूं कि शनि राहु, शनि और केतु, ये वाली जो दशा होगी
और शनि में सूर्य वाली दशा, ये थोड़ी सी कमजोरी वाली बन सकती है। वस्तुतः आपकी कुंडली में अभी बिल्कुल भी संकोच से मुक्त होकर के आगे बढ़ने की बारी है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। एक बात और बता देता हूं कि कुंडली में धन योग कैसे बने हैं। लग्न के अधिपति का चतुर्थ में जाना धन योग होता है। धन के अधिपति का अपने भाव से एक घर आगे जाना, स्वग्रही होना, धन योग होगा। तीसरे भाव के अधिपति का तीसरे में बैठना और उसके ठीक आगे गुरु का बैठना और पीछे चंद्रमा का बैठना, ये धनेश का शुभ कर्तरी में जाना अच्छा माना जाएगा और धनवान होगा व्यक्ति। चतुर्थ के अधिपति का चतुर्थ में बैठना, लग्नेश होकर के अपने भाव से चतुर्थ में बैठना, यह धन योग बनेगा। पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में तीसरे में जाना और धन भाव के अधिपति के साथ संग करना, 12वें भाव के अधिपति भी होते हैं, थोड़ी बहुत कमजोरी बनेगी। पंचम भाव के बाद छठे भाव के अधिपति का पंचम में आना, ये व्यक्ति को कई बार स्वास्थ्य से और कई बार एजुकेशन से संबंधित समस्या पैदा करते हैं। हालांकि इसे ऋण योग भी कहा जाएगा और ऋण दोष पैदा करता है व्यक्ति के जीवन में शुक्र की दशा में। 7वें भाव के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्त जाना और व्यक्ति को जीवन में दाम्पत्य में बंधने के बाद लाभ के संकेत देता है। 8वें भाव के अधिपति का 8वें भाव को देखना धन योग बनेगा गुप्त तरीके से, और अचानक से कई प्रोजेक्ट जो हैं वो पूरे होते हैं और रैंडम एक्सेस व्यक्ति को होता रहता है, जिसका कोई साउंड ना हो, वहां से भी व्यक्ति को धन मिल जाता है। 9वें भाव के अधिपति का 9वें भाव को देखना, भाग्य का बल, धन का बल मिलता रहता है। 10वें भाव के अधिपति का अपने भाव, ये व्यापार से व्यक्ति को धन देता है। 11वें भाव के अधिपति का 11वें को देखना, यह महाभाग्यशाली योग होगा। 12वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अपने भाव से चतुर्थस्थ होना, शुभ ग्रह की राशि नहीं है, पाप ग्रह की राशि है, और 12वें भाव में यहां से चतुर्थ भाव में बैठना, ये थोड़े से कमजोरीपन के कारण व्यक्ति को ऋण में भी जाना पड़ता है। हालांकि जन्म कुंडली में ऋण दोष नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। छठे भाव की कमजोरी क्या हो सकती है? छठे भाव के अधिपति का पंचम भाव में जाना, अष्टम भाव के अधिपति का और अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, ये जहां अच्छी बात होगी वहीं पे अष्टम भाव के अधिपति के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होना कमजोरी का कारण बने। 10वें भाव के अधिपति का तृतीय भाव में जाना, व्यवसाय करने को मजबूर, और कई बार व्यक्ति को कुछ भी दिखता नहीं है, सूझता नहीं है, वो रैंडम कुछ भी कर देता है। 11वें भाव के अधिपति का पंचम में आना व्यक्ति को कई बार लालची बना सकता है, हालांकि उसको कई जगह से धन भी देता है, ये बात भी दिखती है। व्यक्ति शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से थोड़ा बच के रहे तो ज्यादा लाभ हो, ये भी बात होती है जहां व्यक्ति को, क्योंकि चंद्रमा थोड़े कमजोर है, सूर्य भी मृतप्राय है, चंद्रमा भी मृतप्राय है, इस वजह से उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि लाभेश होकर के लाभ को देख रहे हैं तो इसे संतुलित ही कहा जाएगा। 12वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में 9वें भाव के अधिपति के साथ बैठना, थोड़ी सी कमजोरी, मंगल की आखिरी दशा कमजोर वाली बन सकती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।